हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हमारा बीएसटी का क्लास है। ठीक है, बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू कर चुके हैं। और सेकंड चैप्टर में मैंने आप लोगों को 3-4 टॉपिक करवा दिया है। सेकंड चैप्टर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसका मीनिंग और डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी कर दिया है। ठीक है, और इसका जो टॉपिक था हम लोगों का नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 14 थ्योरीज और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फॉयल। ठीक है ना, हेनरी फॉयल के द्वारा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए 14 सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1841 में हुआ फ्रांस में, और फ्रांस की ही एक बड़ी कोयला कंपनी में एज अ इंजीनियर इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे इनका जो पोस्टिंग हुआ या ये कहें कि प्रमोशंस हुआ, उसके अनुसार इन्होंने फिर प्रबंधकीय कार्य को संभाला। तो प्रबंधक का जब वो प्रबंधकीय कार्य को उन्होंने संभाला तो उसमें जो कठिनाइयों का इनको जो सामना करना पड़ा, जो समस्याएं आई, उसको देखते हुए, उसको ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए। ये 14 प्रिंसिपल इन्होंने बनाए। तो पहला प्रिंसिपल जो था इनका था वर्क ऑफ डिवीजन, यानी कि कार्य का विभाजन। इनका कहना था किसी भी एक कुशल संगठन के लिए या एक कुशल कार्य के लिए ये ज़रूरी है कि कार्य को जो है वो बांट दिया जाए। कार्य को बांटने से मुराद ये है कि जो व्यक्ति जो कार्य के लायक है, यानी कि जिसमें उस व्यक्ति को जो काम करने की रुचि है और उसको वो काम सौंप दिया जाए और वो काम के वो योग्य हो। इससे क्या होगा कि उसको काम करने में मन भी लगेगा और वो जो अपना काम है वो बहुत अच्छे से करेगा, दिल लगा कर करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे संगठन को फायदा होगा, उसकी सफलता होगी, और क्या होगा, इससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। तो और दूसरा है इनका अधिकार तथा उत्तरदायित्व, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सिद्धांत के अनुसार फॉयल का कहना ये था कि उत्तरदायित्व और सत्ता का जो है वो बहुत गहरा संबंध होता है। अगर सत्ता है तो वो उत्तरदायित्व को भी वो व्यक्ति निभा सकता है, यानी कि बिना सत्ता के उत्तरदायित्व को निभाना संभव नहीं है। या एक अधिकारी के लिए ये जरूरी है कि वो अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाए। उसके लिए उसको क्या होना चाहिए, उसको सत्ता की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग होगा और इस कर्मचारियों के साहस और विश्वास में जो है वो वृद्धि होगी। नंबर 3 में है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन यानी डिसिप्लिन मतलब क्या, क्या बोलते हैं उसको, आज्ञा का पालन करना हम लोग बोल सकते हैं। डिसिप्लिन यानी कि आज्ञा का पालन करना। तो फॉयल का जो था कि जो भी कर्मचारी हो उनके अंदर जो है वो आज्ञा का पालन करने की क्षमता हो। कर्मचारियों में ये होनी चाहिए कि वो आज्ञा का पालन करें, अपने व्यवहार को सही से रखें, एक अच्छे नेतृत्व। और उसके लिए क्या जरूरी था, उसके लिए ये जरूरी था कि नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उनके नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, समझौता अच्छे होने चाहिए, और अगर इस आज्ञा का पालन अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसके लिए उचित दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यानी कि जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको वो फॉलो करे और सही से फॉलो करे, और जो अगर फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए वो सजा का भागीदार होता है। ठीक है, तो और इन्होंने इस मतलब मेथड ऑफ डिसिप्लिन में उन्होंने नेतृत्व को जोर दिया, कि नेतृत्व पर बल दिया, और एक अच्छे नेतृत्व के द्वारा ही अनुशासन को कायम किया जा सके। एक अच्छे
प्रत्येक, और ये क्या है, एक प्रत्येक अच्छे अधिकारी होने चाहिए, हर लेवल पे जो है अधिकारी जो है वो अच्छे होने चाहिए, ताकि वो नेतृत्व भी अच्छा से कर सके। ठीक है, और क्या होना चाहिए, अनुशासन का पालन ना करने पर उचित दंड भी देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। और अनुशासन से और क्या होगा, श्रम प्रबंध संबंधों में सुधार होगा और कर्मचारियों की कुशलता में भी वृद्धि होगी। नंबर 4 में है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी आदेश का एक होना, एक आदेश का होना, एकात्मकता होना। आदेश में एकता होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि संबंधित कर्मचारी को किसी विशेष कार्य करने के लिए किसी विशेष काम को करने के लिए एक ही व्यक्ति से उसको आज्ञा मिले। ठीक है ना, यानी कि अब कर्मचारी एक है और उसको काम बताने वाला 2-3 आदमी है, एक ही काम को वो 2-3 आदमी लोग बता रहा है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तो वो ऐसे करे। तो उसमें क्या है, जो कर्मचारी जो काम कर रहा है वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और उससे उसको क्या होगा, काम करने में उसको मन नहीं लगेगा कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो खुद ऑलरेडी क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यदि 2 व्यक्तियों के भिन्न भिन्न आदेश मिलेंगे तो संबंधित कर्मचारी केवल भ्रमित ही होगा, यानी कि कंफ्यूज ही होगा, वो सही से काम कर नहीं पाएगा। इससे क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और काम जो खराब होगा तो होगा ही। ठीक है, और इसका फायदा ये होगा कि उत्तरदाता के निर्धारण में आसीन होगा, और क्या होगा, अधीनस्थों के लिए भ्रमित स्थिति का पैदा ना होना। ठीक है, वो कंफ्यूज ना हो, कर्मचारी जो है वो कंफ्यूज ना हो। अगर उसको एक ही व्यक्ति कमांड कर रहा है और आदेश दे रहा है तो वो ऑलरेडी वो क्या होगा, वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि भाई हमको वही काम करना है जो इन्होंने कहा है, जो ये व्यक्ति कर रहा है हमको वही काम करना है, उसके अलावा किसी का मेरे को नहीं सुनना है। ठीक है, नंबर 5 में है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें फॉयल ने कहा है कि प्रत्येक समूह के लिए जिसका सामान्य उद्देश्य हो, हर एक समूह का एक ही उद्देश्य हो और एक ही प्रधान हो तथा एक ही योजना भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आज के लिए इतना ही टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।